Good morning, everyone. Happy Diwali to all. इस दिवाली हम कुछ नया करते हैं, ठीक है? सारे व्यूअर्स को थैंक यू फॉर इतना अच्छा रिस्पॉन्स मेरे चैनल को मिला हुआ है। तो आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। आपकी सारे लोगों की दिवाली बहुत अच्छी जाए और दिवालियों का ये त्योहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। सो आज हम लोग कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। एज यू ऑल नो कि मेरी मैक्सिमम चीज़ें मैं एक्यूट इमरजेंसीज पे काम कर रहा हूँ, तो आज कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं एक्यूट इमरजेंसीज के बारे में। तो आज ये जो रेमेडी है ना, ये रेमेडी ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही है, ये कैम्फर रेमेडी है। अभी कैम्फर रेमेडी जो है, ये हर एक के क्लिनिक में बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको ऐसी समझो कि एक एक्यूट इमरजेंसीज में सबसे ज्यादा यूज करने वाला ड्रग है कैम्फर। पर इसको समझते हुए कि नहीं, बहुत तकलीफ जा रही थी मुझे। तो वी विल अंडरस्टैंड दिस रेमेडी थरोली ऑन माइंड लेवल ऑल्सो। बट बिफोर दैट, जो मैं हमेशा मेरे सारे लेक्चर्स में कहता हूँ कि हमको हर एक रेमेडी का पैथोफिजियोलॉजी, उसका स्पीयर ऑफ एक्शन पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्पीयर ऑफ एक्शन और पैथोफिजियोलॉजी अगर हमको पता है, तो उस हिसाब से हम माइंड के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो कैम्फर को हम लोग, इसका मेन स्पीयर ऑफ एक्शन जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम पे, सेकंड है सेरिब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम पे, और अलग अलग जगह पे उसका मतलब सर्कुलेटरी एक्शन है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे उसका एक्शन है, यूरिनरी ऑर्गन्स पे, स्पेशली किडनी पे ज्यादा अच्छे से उसका एक्शन है। तो ये क्या करता है ना, इट एक्ट्स ऑन डाइजेस्टिव ट्रैक, सो दैट उससे क्या होगा, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक पे एक्ट तो करता है लेकिन बहुत ज्यादा वॉमिटिंग या फिर बहुत ज्यादा लूज मोशंस वगैरह नहीं करवाता है ये। पर फिर भी ये पेशेंट मोस्टली डिहाइड्रेटेड न होते हुए भी डिलीरियस वाली कंडीशन पे ज्यादा जाता है। तो कुछ चीजें हैं, मतलब जैसे पैथोजेनेसिस में क्या होता है ना, व्हेन कैम्फर कम्स इन कांटेक्ट विथ ह्यूमन बॉडी, तो क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के साथ वो जब रिएक्ट करता है, तो टेम्परेचर जो स्किन का है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, नर्वस इम्पल्सेस बहुत ज्यादा जनरेट होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा लो टेम्परेचर होता है बॉडी में, कैसा ना, वॉसो कॉन्स्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाता है। वॉसो कॉन्स्ट्रिक्शन होना शुरू हुआ कि हार्ट पे उसका एक्शन होता है, हार्ट पे एक्शन होने की वजह से ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल उसमें से कम हो जाएगा, और हार्ट, अब क्या है ना, वॉसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से कैसा ना, हार्ट को बहुत ज्यादा पंप करना पड़ेगा, तो प्रेशर उसको हाई रखना पड़ेगा, हार्ट रेट भी तब बढ़ेगा। ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, वहां पे शॉक वाली कंडीशन आएगी, शॉक की वजह से स्ट्रोक होगा, स्ट्रोक के वजह से पेशेंट को समझेगा नहीं, मेंटल कंफ्यूजन रहेगा। इसीलिए बहुत सारे मास्टर्स ने, कि नहीं, एक चीज इसके बारे में बहुत अच्छी बोली है, फ्रेंजी करके एक वर्ड यूज किया हुआ है। मतलब कैम्फर पेशेंट आपको कभी भी प्रॉपरली ऐसी, मतलब एक टिपिकल प्रेजेंटेशन में आपको कैम्फर कभी नहीं मिलेगा। इट इज एन एक्यूट इमरजेंसी ऑलवेज। मेरे पास 2-3 केसेस है, आई विल शेयर इट लेटर ऑन। अब जैसी क्या होता है ना, जैसी ही वो आपको स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक होने के बाद अनकॉन्शियसनेस, कोमा और कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन। दिस इज सर्कुलेटरी सिस्टम पे जब ये एक्ट होता है, हार्ट पे जब एक्ट होता है, तो इस तरीके का रिएक्शन कैम्फर देता है। मतलब ह्यूमन बॉडी को टच हो गया, सिर्फ टच होने से ऐसा नहीं होता, कैम्फर पॉइजनिंग इज वेरी रेयर कंडीशन होती है। पर कैम्फर पॉइजनिंग पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। कैम्फर का ह्यूमन बॉडी के साथ का रिलेशन मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। वैसे ही मसल्स पे भी इसका वैसा ही सेम होता है। ऑक्सीजन का लेवल मसल्स में का कम होगा तो उसके वजह से क्रैम्प्स आना शुरू हो जाएंगे, इसलिए कैम्फर में कि नहीं, बहुत सारे कन्वर्शन वाले रूब्रिक्स भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट पैथोजेनेसिस and upon sphere of action. So so let us understand camphor. कैम्फर ऐसा रेमेडी है ना, बहुत सारे मास्टर्स ने, कि नहीं, कैम्फर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई है। तो कैम्फर के बारे में डॉक्टर केन साहब ने, कि नहीं, एक एक बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है। वो वर्ड ऐसा है ना,
It is suitable in some acute complaints attends with nervous excitement, even to frenzy, with spasm, convulsion, and finally exhaustion. इतने छोटे इसमें मतलब मास्टर्स ने कितना अच्छा मतलब छोटे इसमें आपको पूरा पूरा जर्नी बता दिया। हम लोग कैंपर अभी पढ़ते ही है। कैंपर की एक मेरी केस थी जो कि अभी जस्ट लॉकडाउन शुरू होने के पहले मतलब मुझे ऐसे लगता है मार्च के 16 ऑफ मार्च को हम लोगों का एक सेमिनार था, एक हाउस सेमिनार था, तो उस सेमिनार में कुछ केसेस मैंने प्रेजेंट किए थे। उसी दिन रात को ये केस हमको मिला हुआ था। मैं मेरे फैमिली के साथ मतलब चलो सेमिनार्स को हम लोग जाते हैं तो फैमिली को टाइम नहीं दे सकते ना, तो सेमिनार्स से हम लोग मस्त पैकी मैं वाइफ मेरी बेटे हम लोग घूमने गए थे। सो सडनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय नेबरहुड। तो उन्होंने बोला कि यार मेरे पापा की नहीं, सर बोले मेरे पापा ना बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं और पता नहीं वियर्डली बिहेव कर रहे हैं, कैसी कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उसको बोला बेटा तू शांत हो जा, तू एक वीडियो बना और मुझे भेज। तो उसने वीडियो मुझे भेजा। तो वीडियो ऐसा था कि वो थोड़ा-सा रेस्टलेस था, कॉन्शियस तो दिख नहीं रहा था मुझे, थोड़ा रेस्टलेस था और इधर-उधर ये वो और हेवीली ब्रीथ कर रहा था। तो लड़की ने मुझे बताया था कि पापा चिल्ला रहे थे। तो मेरे दिमाग में चल तो रहा था कि यार वो चिल्लाने वाला कुछ तो मिलेगा। पर वो छोटा-सा वीडियो क्योंकि अब बेटी है, इस तरीके के पापा हैं तो कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। पर उसने एक चीज़ बोला कि पापा बहुत ज़्यादा वियर्डली बिहेव कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। तो मेरे दिमाग में वो था कहीं तो भी मैंने उसको बाजू में रख दिया था। तो अब क्या हुआ कि मैं फटाफट गाड़ी चला के घर पहुँचा। जब मैंने उसको देखा, तो वो चीज़ देखने के बाद ना ऐसा लग रहा था कि मुझे यार ये कुछ तो भी गड़बड़ है। तो मैं थोड़ा-सा कि नहीं एकदम एस्टोनिश हो गया। वो मतलब बेड पे ही गिरा हुआ था बंदा, मतलब वहीं पे स्टूल भी हो चुका था, यूरिन भी पास हो चुका था और बॉडी को जब हाथ लगाया ना तो इट इज़ वेरी कोल्ड टू टच। आई फील दैट इट वाज़ अ क्राइम बट ही वाज़ स्टिल अनकॉन्शियस। पर वो क्राई जो था ना वो कुछ तो भी टिपिकल क्राई था। मतलब मैंने उसको हाथ लगाने गया तो देखा, मतलब हम लोग यूजुअली देखते हैं ना कॉन्शियस है तो उसको डीप स्टिमुलाई देके देखने के, मैं तो स्टिमुलाई देने की कोशिश कर रहा था ना उसके पहले ही उसने की नहीं, ही वाज जस्ट लाइक मतलब आई वाज वेरी एस्टोनिश्ड दिस क्राई सुनने के बाद कि नहीं मैं यार मैं थोड़ा-सा कि नहीं थोड़ा पीछे हो गया क्योंकि ये थोड़ा-सा डरावनी चीज़ थी कि स्टूल पास हो गया है, अनकॉन्शियस है पेशेंट, प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है। तो मुझे क्विकली एक्ट करना था कि कुछ तो भी अब करना है हमको, कुछ ना कुछ ना। तो मेरे दिमाग में कुछ 2-3 चीज़ें आई। मैंने उस वक़्त मोबाइल में रेपर्टरी थी तो मोबाइल में रेपर्टराइज़ किया, 3 रूब्रिक डाले और पहले 2 ही रूब्रिक डाले। तो रूब्रिक डालने के बाद कैम्फर रेमेडी आ गई। तो फर्स्ट रूब्रिक जो था ना, मैंने फर्स्ट रूब्रिक जैसे ही वो लड़की ने बोला था ना कि पापा चिल्ला रहे हैं, दैट वाज़ द फर्स्ट कंडीशन व्हेन शी कॉल्ड मी। तो पापा चिल्ला रहे हैं और ज़ोर-ज़ोर से किस तरीके से चिल्ला रहे हैं, तो मैंने उसके लिए कि नहीं पहला रूब्रिक लिया था श्राइकिंग हेल्प फॉर। तो दैट वाज़ द कंडीशन वेयर पेशेंट हेल्प माँग रहा है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा है। तो ये तो कार में जब मैं आ रहा था तभी मेरे दिमाग में ये एक रूब्रिक तो चल रहा था कि नहीं यार इस रूब्रिक को तो अपन कंटिन्यू लेंगे। पर वहाँ जाने के बाद जो मैंने देखा ना, ही इज़ नॉट एट ऑल कंप्लीटली अनकॉन्शियस, नॉट इन अ डिलीरियस स्टेट, पर वो जो कंडीशन थी वो थोड़ी स्टूपिफाइड कंडीशन थी। तो मैंने एक बोला यार अभी ज्यादा अपने पास टाइम नहीं है तो एक स्टूपिफिकेशन करके रूब्रिक अपने रेपर्टरी में है, तो मैंने वो डायरेक्टली ले लिया। और ये 2 रूब्रिक जब क्लब किए तो मेरे सामने 3-4 रेमेडीज आना शुरू हो गई। पर वो जो क्राई था ना वो क्राई बहुत टिपिकल था। मतलब हम लोगों को होम्योपैथी में यही पढ़ाया गया कि PQRS देखना है। तो जो पिक्यूलर है, अनकॉमन है, वो चीज़ ढूँढने की कोशिश करो। तो मैंने रेपर्टरी में एक सर्च अपने पास ऑप्शन है, तो सर्च रूब्रिक में मैंने डाला कि अनकॉन्शियस क्राइम डाला, क्योंकि ही वाज़ क्राइंग। तो मुझे तो वही लगा था। तो एक मस्त रूब्रिक मुझे मिला, दैट रूब्रिक इज़
अनकॉन्शियस क्राइज विथ हाउलिंग। इसको समझते हैं हम लोग। व्हाट इज अनकॉन्शियस? अनकॉन्शियस आप लोगों को सबको पता है कि इट इज एट ऑल नॉट, यू आर नॉट इन अ कॉन्शियस स्टेट बट स्टिल यू आर क्राइंग, एंड दैट इज टू, वो क्राई कैसा था ना, दैट इज हाउलिंग। हाउलिंग में होता क्या है ना, हाउलिंग में ऐसी चीज होती है, हाउलिंग, हाउल कौन करता है? जब कुत्ते बहुत दुखी होते हैं या फिर घर के आजू बाजू में, तो चिल्लाने जब लगता है ना, वो जोर से चिल्लाता है, हम लोग उसको बाहर करते हैं, अरे इसको हकाल दो, उसको हकाल दो। इसका मतलब क्या, ये कोई तो भी मरने वाला है करके, ऐसा एक मिथ है। अब वो सही है रॉन्ग है मुझे पता नहीं है। ये डॉगीज लोग करते हैं, बाद में फिर फॉक्स लोग करते हैं जंगल में, पर वो एक डरावना सा रहता है। हाउलिंग इज अ साउंड वेयर यू अफ्रेड, यार कुछ तो भी गलत और गंदा हो रहा है। तो मैं बोला नहीं यार, ये रूब्रिक लेता हूँ। तो जब मैंने ये तीनों रूब्रिक को क्लब किया, तो रेमेडी कम्स इन कैम्फर। बाकी वैसी फिजिकल्स लेवल पे हम लोग, वैसे भी हम लोग कैम्फर प्रिस्क्राइब करते थे कि कोल्ड और पूरा ये होगा तो बॉडी तो कैम्फर दे दो, है ना। तो दिस इज तो मैंने कैम्फर दिया पटाख से, वो फटाफट फटाफट वाइफ को बोला कि जाओ, नीचे में क्लिनिक था तो मेरा, वहां से लेके आ गए थे कैम्फर। उनको ऑल्फैक्टरी से दिया था, मुंह पे भी डाला था। थोड़ी देर के बाद ही इज बिकमिंग कॉन्शियस, और वो बोलने लगा कि यार नहीं, मेरा पैंट खराब हो गया है, मुझे वॉशरूम में जाना है। तो ही इज नॉट एबल टू कोप अप हिज मतलब बॉडी, पर फिर भी वो ट्राई कर रहा था, बट ही इज नाउ इन अ कॉन्शियस स्टेट। तो दिस इज ऑल अबाउट द केस। तो हम लोग की नहीं, मैं कैम्फर को समझने के लिए, हमको कैम्फर वैसे देखा जाए तो क्लिनिक में एक्यूट इमरजेंसीज में मैंने बहुत बार कैम्फर प्रिस्क्राइब किया हुआ है। एक और केस था, उसमें भी मैंने कैम्फर दिया था, पर कैम्फर मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो इसेंस है ना, हर ड्रग का कुछ ना कुछ इसेंस होता है। कैम्फर में बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रूब्रिक्स है, जिससे आप एक्यूट इमरजेंसीज में कैम्फर को यूज कर सकते हो। ये प्रैक्टिकल टिप है, कुछ रूब्रिक्स आप लिख लो, आपके काम में आएगा। एक रूब्रिक है डिलीरियम क्राइम हेल्प फॉर। व्हाट इज दिस डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर? तो डिलीरियम ऐसा स्टेट है जहां पे आप कॉन्शियस भी नहीं हो, कॉन्शियस भी हो, और आप डिलेर हो कि एक एक कंडीशन से थोड़ा सा हट गए हो, पर एक मराठी में उसको बोलता है चित्त भ्रम। मतलब आप, दैट इज अ फ्रेंजी कंडीशन, जो कि हमारे सारे मास्टर्स ने लिखा हुआ है। तो वो डिलीरियस कंडीशन में क्राइंग विथ हेल्प फॉर, उसमें भी रो के आपको हेल्प मांगने की कोशिश करेगा। एक ब्यूटीफुल रूब्रिक है आपके डे टू डे लाइफ में, अगर आपको कहीं पे भी एक्यूट इमरजेंसी, 4-5 ही रेमेडीज है उसमें, तो ये रूब्रिक आप यूज कर सकते हो। एक सेकंड रूब्रिक है, ये सेकंड रूब्रिक जो है ना, मतलब ये एक्यूट इमरजेंसीज में आपके बहुत काम में आने वाला है। तो एक्यूट इमरजेंसीज में ये सेकंड रूब्रिक है, डिल्यूजन हेल इज इन हेल। अब ये क्या है ना, डिल्यूजन हेल, हेल मतलब ऐसी कंडीशन जहां पे आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सफरिंग है, डिफिकल्टी है बहुत ज्यादा, और ऐसा पेन है कि जो आप सह नहीं सकते। वैसे देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं ना, हेल में जाने के बाद बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, वहां बहुत ज्यादा तकलीफ दी जाती है। तो ये वो ही कंडीशन होती है, आपके क्लिनिक में जब भी पेशेंट आएगा, बैठेगा, ठीक है, और जब वो कंप्लेंट्स बताना स्टार्ट करेगा, सब ये बहुत, मुझे आई कैन नॉट रेजिस्ट डॉक्टर, प्लीज मी। यहाँ पे आप डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर भी ले सकते हो और डिल्यूजन हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब ये रूब्रिक, आपके दोनों रूब्रिक आपके काम में आने वाले हैं, तो आप इसको थोड़ा सा समझ लो। हम लोग अभी क्या करते हैं, कैम्फर को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग जब कैम्फर हमारे ग्रुप स्टडीज में पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे कलीग ने उसके लिए कि नहीं एक थीम दी थी कि क्या थीम थी वो, कि कैम्फर के लिए हम लोगों ने जो थीम दी थी ना, वो है सेव मी फ्रॉम हेल। मतलब जितनी भी तकलीफें है, हेल इज, आपको तो जस्ट जस्ट अभी आपको जो बताया मैंने, हेल ऐसी कंडीशन है जहां पे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, वो कंडीशन में से मुझे बचाओ इस कैंप पर।
अब कैम्फर का ऐसा है कि हम लोग स्टडी जब कर रहे थे तो कैम्फर को हमने 3 कंसर्न, एडॉप्टेशन और रिएक्शंस में हमने उसको अलग-अलग रखा हुआ है। क्योंकि इसी तरीके से हम हर एक मेडिसिन का जीस्ट या फिर बोलो आप एसेंस समझने की कोशिश करते हैं। तो कैम्फर जो है वो हमेशा उसको ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे बहुत प्यार नहीं मिलता एंड दिस इज़ द थोड़ा बहुत उसका एक जीस्ट है। तो अब मास्टर्स ने की नहीं कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लिखी हुई है कि डॉक्टर केंट ने क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रीम फ़ियर रहता है, फ़ियर ऑफ अ पर्सन रहता है, स्ट्रेंजर फ़ियर रहता है जिसको कुछ नहीं पता है, मतलब फ़ियर ऑफ डार्क रहेगा, बहुत ज़्यादा मतलब इमेजिनरी चीज़ों का डर रहेगा, बहुत सारी चीज़ों का डर रहेगा। विथोलकर सर्स ने भी इसके बारे में, डर के बारे में ही लिखा है कि ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, देयर इज़ अ ट्रिमेंडस रेस्टलेसनेस मिक्स्ड विथ फ़ियर। तो व्हेन दिस स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट passes, however he become insensible, एग्जॉस्टेड, कोलैप्स एंड कोल्ड। विथोलकर सर ने बहुत ब्यूटीफुली इसको मतलब डिस्क्राइब किया हुआ है। जस्ट गो टू विथोलकर सर्स बुक, आपको कैम्फर और अच्छे से पता चलेगा। अब कैम्फर का ऐसा रहता है कि उसका बेसिक नेचर कैसा है ना, उसको मतलब रिएक्शंस बहुत ज्यादा रहते हैं उसके, पर उसका बेसिक नेचर जो है ना वो थोड़ा सा कावर्डिस रहता है। अब ये अपना जो डर है, ये डर छुपाने के लिए वो खुद को दिखाएगा कि मैं बहुत डॉगमेटिक हूँ, है ना? तो मैं इस तरीके का हूँ। पर ये इसको ऐसी फ़ील आता है कि यार मैं अपनी ही दुनिया का बादशाह हूँ। मैं बिज़ी रहूँगा, डिलीरियम बिज़ी, डिलीरियम फ्लाइंग, मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ, मैं बहुत लाइट हूँ। इस तरीके से डिल्यूजन वर्ल्ड, शी हैज़ हर ओन लिटिल, मेरी दुनिया एक छोटी-सी दुनिया है, पर मस्त दुनिया है। अब ये सारी चीजें मतलब अब सभी ऑथर्स ने कैसा बताया ना कि कैम्फर को इज वेरी फास्ट एक्टिव, सारी चीजें उसकी रिएक्शंस भी बहुत फास्ट है, तो वो हर एक चीज में उसका बात करने का ढंग भी फास्ट रहेगा, हरी इन मूवमेंट्स रहेगा। बट कहीं कहीं की नहीं, कैम्फर को कुछ एंजॉयमेंट करने वाली चीजें भी बहुत सारी रहती है। कैम्फर को की नहीं, अपना अगर एन्जॉय करना है तो यू शुड बी, हम लोग जब एन्जॉय करने जाते हैं ना पिकनिक में वगैरह, तो हम लोगों को कैसा ना एक पॉजिटिव ऑरा बनाना पड़ता है, यार अपन ये मस्ती करेंगे, वो मस्ती करेंगे, ऐसा करेंगे। कैम्फर का भी ऐसा ही है। बेसिकली दैट पर्सन इज कॉवर्डाइज, बेसिकली उसके रिएक्शंस वियर्ड है, कैसी रिएक्शंस देगा आपको पता नहीं है। पर जब भी उसको मजा करना रहता है लाइफ में, वो अपने आप को कि नहीं बहुत एक्टिव, पॉजिटिव, मेंटल पावर इंक्रीज, एकदम पटापट पटापट सारी चीजें सीखने वाला, ये सारी चीजें उसकी मतलब वो अडॉप्ट कर लेता है। बट ड्यू टू दिस नेचर, अब देखो इसकी रिएक्शंस बहुत वियर्ड है, इसका नेचर बहुत वियर्ड है, कावर्ड भी है, पॉजिटिव भी दिखाएगा, डिक्टेटोरियल भी दिखाएगा, डरपोक भी दिखाएगा और कुछ भी दिखा सकता है। फ्रेंजी वर्ड इसीलिए बोला गया है कि बहुत ज्यादा डरा हुआ इंसान। अब इसके लाइफ में कि नहीं बहुत सारी चीजें ये खराब होना शुरू हो जाती है। अब कब खराब होती है ना, इसका बिहेवियर किसी को समझ में नहीं आता, ये दुनिया से थोड़ा सा दूर होना शुरू हो जाता है। जितना ये दुनिया से दूर जाएगा इसकी कंप्लेंट्स उतनी बढ़ती जाएगी, अपनी दुनिया में खुश रहेगा, कुछ भी रहेगा, इसकी रिएक्शंस बहुत अलग अलग आपको मिलेगी। स्ट्राइकिंग हेल्प फॉर, हाउलिंग में मिलेगा, क्लिंगिंग, ग्रैब्स अदर, अनकॉन्शियस क्राइज विथ हॉलिंग, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। क्लिंगिंग मतलब हर एक चीज में है। पर ये इसका नेचर है ना, फ्रेंजी नेचर, ये सारा कावर्डाइजनेस और ये वियर्डली नेचर की नहीं, इसके आईपीआर को, आईपीआर मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब जो एनवायरनमेंट रहता है उसका आजू बाजू में, मतलब जैसे अपने मम्मी पापा, फ्रेंड्स, ये सारे लोग की नहीं इससे थोड़ा सा दूर जाना शुरू होते हैं। और दैट वाज द ब्लो फॉर हिम। और ये जो ब्लो है ना, उसको डर लगना शुरू होता है कहीं मैं अकेला तो नहीं रह जाऊंगा, फिर मैं अकेला रह गया तो, फिर उसको ऐसा फील होना शुरू होता है कि फोर्सिकल फीलिंग में वो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। पर वो जो ब्लो रहता है ना, वो उसका शॉक और फ्राइट है। अब जब ये शॉक और फ्राइट इसके लाइफ में आता है ना, ही फील्स आई एम ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड, अब मैं अकेला बचा हूं,
अब ये सारी वरीज उसके लाइफ में बहुत बहुत परेशानियां क्रिएट करना शुरू कर देती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं हेल में हूँ, मेरी कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, और बहुत ज्यादा वो सोचना शुरू कर देता है और खुद को हेल्पलेस फील करना शुरू कर देता है। ये हेल्पलेसनेस फीलिंग की वजह से वो सारी उसकी रिएक्शंस आती है ना, जो अलग अलग रिएक्शंस अपने देखी, क्राइंग हेल्प फॉर वाली, या फिर डिल्यूजन हेल वाली, है ना, श्राइकिंग वाली, है ना, हाउलिंग वाली, ये सारी रिएक्शंस उसी की वजह से आती है। एंड दैट लीड्स टू हिम इन अ कोल्ड स्टेज। ऑल अबव रिएक्शंस जो हम लोगों ने अभी देखे ना, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, पावर लगती है, विच लीड्स हिम इनटू प्रोस्ट्रेशन एंड एक्सॉशन, जो केन सर ने बोला ना हमको। अब ये चीजें कैसी है, कोल्ड स्टेज में आने की वजह से फिर वो अनकॉन्शियस कंडक्ट ऑटोमेटिक, ओरिएंटेशन सेंस उसका चले जाएगा, सेंसेस डल हो जाएंगे, सेंसेस कंफ्यूज हो जाएंगे, एंड ही लैंड्स इनटू अ अनकॉन्शियस या फिर प्रोस्ट्रेटेड कंडीशन, या फिर इस तरीके से कंडीशन में एग्जॉस्ट हो जाएगा। एंड दिस इज द कोल्ड स्टेज विच डॉक्टर केंट हैज एक्सप्लेन अर्लियर। मैंने जो आपको वो कोड जो आपको मैंने पढ़ के बताया था, है ना, मतलब कैम्फर ऑल अबाउट दिस जो है, मतलब एक सम अप अगर कर दिए तो केंट सर का वो ही जो कोट है वो ही मैं आपको बताऊंगा कि इट इज सुटेबल टू एक्यूट कंप्लेंट्स, जहां पे नर्वस एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा फ्रेंजी रहेगा, बॉडी को बहुत ज्यादा स्पाजम्स आएंगे, कन्वल्शंस होगा, और फाइनली एग्जॉशन। दिस इज द शॉर्ट जर्नी। कैम्फर वैसे आपको अलग अलग तरीके से भी आपके क्लिनिक में दिख सकता है, तो दिस इज द शॉर्ट जीज देने का मैंने कोशिश किया है विथ माय केसेस। अब कैसा ना, बहुत सारी केसेस है, केसेस लाइव देखने में अलग ही मजा है। ये केस मैं ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुका था, इसलिए मैंने ये केस आपके सामने अभी एक कैम्फर बताने के लिए थोड़ा सा बताया है। सो थैंक यू ऑल, होप यू लाइक माय वीडियो। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो आप शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू ऑल और हैप्पी दिवाली।